ठीक। सबसे पहले मैं आप लोग को मैथ्स का सिलेबस बता देता हूँ। आप लोग को इससे पहले एग्जाम पैटर्न पता चला है? आप लोग का जो एग्जाम होता है मैथ्स हो या बाकी कोई भी सब्जेक्ट अप टू फाइनल ईयर जो आपका पेपर पैटर्न रहता है, सबसे पहले पेपर पैटर्न और साथ में अपना सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सिलेबस के हिसाब से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके पास ज्यादा दिन का टाइम नहीं है फर्स्ट सेम के लिए, हार्डली आप लोग बोल सकते हो 3 महीने का टाइम। फरवरी के 2nd या 3rd वीक में आपकी एग्जाम रहेगी, तब तक आप लोग को 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट, ग्रुप ए ग्रुप बी के हिसाब से 5 या 4 सब्जेक्ट तो आप लोग को पता चले ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अभी भी अगर आप लोग को कंफ्यूजन है तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कौन कौन से ब्रांच और साथ में उन लोग के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है समझ लो। ग्रुप ए में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 3 ब्रांच है। साथ में ग्रुप बी में सिविल, ईएनटीसी और उसके बाद सीएस। ग्रुप ए के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो ग्रुप ए के लिए सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है, सब बाकी सब्जेक्ट यानी कुछ ऑप्शनल रहेंगे, आपको कुछ कंपलसरी रहेंगे। ग्रुप ए के लिए मैथ 1, अगेन ग्रुप बी के लिए भी मैथ 1, जिसे आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोलते हो। दोनों का सिलेबस सेम ही है। आप लोग को मैथ जो है 2nd ईयर के लास्ट सेम यानी 4th सेम तक मैथ्स है, M1 M2 M3 M4 सबका सिलेबस सेम ही रहेगा। यानी मैथ्स आपको अप टू 2nd ईयर तक सभी को पढ़ना है और सभी ब्रांच के लिए सिलेबस भी सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे भी अगेन आपको फर्स्ट सेम में दोनों ग्रुप के लिए, ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों के लिए मैथ्स का सिलेबस कॉमन है। एक भी टॉपिक आपका चेंज नहीं, ब्रांच वाइज मैथ्स का सिलेबस नहीं है। मैथ्स के अलावा ग्रुप ए में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे आप लोग शॉर्ट में BEE बोलते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिजिक्स और ईजीडी, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग। मैथ्स तो आपको अप टू फाइनल ईयर तक पढ़ना ही है। आप लोगों ने 12th पढ़े और 12th में आप लोग बायोलॉजी ग्रुप और मैथ ग्रुप इसलिए होता था क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड आपका इंजीनियरिंग, तो मैथ्स आपको अप टू M4 तक पढ़ना ही है। और उसके बाद गेट एग्जाम फाइनल ईयर तक आपको मैथ्स पढ़ना ही है, इसलिए सभी ब्रांच को मैथ्स कॉमन दिया है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप में से जिनका इलेक्ट्रिकल है, ईएनटीसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन, आपके फाइनल ईयर तक सभी सब्जेक्ट इसी के ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं। फिजिक्स हर जगह पे लगने वाला है डेरिवेशन से रिलेटेड, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग, मैकेनिकल और सिविल जिनका है पूरा का पूरा मैकेनिकल इसके ऊपर है और साथ में आप लोग का सिविल भी इसी के ऊपर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्राइंग। अब ग्रुप बी में जिनका सिविल, ईएनटीसी और सीएससी है, मैथ्स अगेन यहाँ पे भी है। उसके अलावा केमिस्ट्री और पीपीएस और उसे क्या बोलते हैं आप लोग, सीपी। सब्जेक्ट के बारे में पता चला आपको। ब्रांच वाइज आपका ग्रुप ए या ग्रुप बी ये तो क्लियर है आपका। उसके अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी के सब्जेक्ट भी आपके क्लियर है। अब सिलेबस जो अपना मैथ्स का दोनों यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए सेम है। ऑलवेज सभी चैप्टर में यानी आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में 5 ही यूनिट रहने वाले। तो मैथ्स के 5 यूनिट कौन कौन से? सबसे पहला वाला यूनिट है अपना सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो आपको कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट किया होगा। अपना कॉलेज 14 तारीख से स्टार्ट हुआ, तो एटलीस्ट एक आधी टॉपिक तो भी स्टार्ट हुआ होगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको nth डेरिवेटिव कॉलेज में पढ़ना स्टार्ट हुआ होगा सभी के लिए। सीक्वेंस बताता हूँ, फिलहाल nth डेरिवेटिव वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए था आप लोगों को, बट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सिलेबस के हिसाब से अपना फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद सेकंड यूनिट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ भी नहीं लिखना, आपको डिटेल में बताने वाला होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2, ये था 1, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, और लास्ट यूनिट जिसे आप पासिंग के लिए बोल सकते हो स्टैटिक्स। मैथ्स का सिलेबस कितना, तो टोटल कितने यूनिट है आप लोग को? 5 यूनिट। फर्स्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन,
सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2, देन उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस और स्टैटिक्स। अब आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर पैटर्न और साथ में सिलेबस समझना। पेपर पैटर्न समझ लेना। यूनिट फर्स्ट कौन सा है? पेपर आपका सब्जेक्ट यानी आप लोग का जो भी चैप्टर है उसके हिसाब से ही पेपर आने वाला है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर 2 क्वेश्चंस रहने वाले, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। आज का जो क्लास है ये आपको फाइनल ईयर तक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पेपर पैटर्न पता होना जरूरी है कि कैसे पेपर आते हैं, क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंड है। आप सेल भी पढ़ते हो तो कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा आपको फोकस देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर, इसमें 4 बिट रहेंगे ए बी सी डी। सबसे पहले nth डेरिवेटिव। कॉलेज में अभी nth डेरिवेटिव पढ़ाना स्टार्ट है ना। nth डेरिवेटिव आपके सिलेबस में 4 ही मार्क के लिए आता है। और ये जो nth डेरिवेटिव है जो 11th 12th में आप लोग डेरिवेटिव पढ़े हो ना, उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए nth डेरिवेटिव है। बट nth डेरिवेटिव का यूज आपको m2 m3 m4 में कहीं पे नहीं होने वाला है। डेरिवेटिव का यूज होगा बट nth डेरिवेटिव फाइंड करना ये यूज आपको आगे कहीं पे भी नहीं। तो फिलहाल m1 में आपको 4 मार्क के लिए nth डेरिवेटिव पढ़ के अपना डेरिवेटिव फिर से एक बार रिवाइज करना है। nth डेरिवेटिव में होता क्या, y इक्वल्स टू e रेशो पावर ax है। डेरिवेटिव सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो। y इक्वल्स टू e रेशो पावर x है। इसका nth डेरिवेटिव निकालना मींस क्या, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टाइम y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय e रेशो पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होगा e रेशो पावर इनटू e रेशो पावर x का डेरिवेटिव, तो ये हुआ dy बाय dx। अगेन अगर फिर से डेरिवेटिव करते हो, अगेन डिफरेंशिएट ज्वाइन करते जाना विद रिस्पेक्ट टू x। अगर dy बाय dx का अगर फिर से डेरिवेटिव करते हो तो क्या होगा, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट था ना, एज इट इज e रेशो पावर x का डेरिवेटिव e रेशो पावर ax इनटू में ये आ जाएगा पावर का डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा। आपने सेकंड टाइम डेरिवेटिव परफॉर्म किया, आपको nth टाइम डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। तो nth टाइम डेरिवेटिव करने के बाद रिजल्ट क्या होगा, d रेशो पावर n1 अपॉन dx रेशो पावर। इसका आपने 2 डेरिवेटिव करने के बाद रिजल्ट चेक किया। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो a का पावर कितना है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो a का पावर कितना है। अगर nth टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो a का पावर क्या होगा, a रेशो पावर इनटू e रेशो पावर। सही है। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने के बाद आपने इसके लिए एक फार्मूला डिराइव किया। ये फार्मूला है कि nth डेरिवेटिव करने के बाद उसका रिजल्ट क्या बनेगा। तो ये nth डेरिवेटिव का रिजल्ट था सिंगल फंक्शन का। अगर nth डेरिवेटिव, ये सिंगल फंक्शन था ना अकेला, इसके इनटू में sin x cos x दूसरा कोई फंक्शन है, अकेला फंक्शन है, तो उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आपने इजीली किया। और उसके लिए लास्ट में आपने 2 फार्मूले से या 2 रिजल्ट से एक जनरल फार्मूला बनाया ना, तो इसे बोलते हैं आप लोग nth डेरिवेटिव। और ये पूरी तरह से आपके 11th 12th के ऊपर डिपेंडेंट है nth डेरिवेटिव वाला पोर्शन। इसके बाद आता है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसे आप लोग लिमिटेड कंटिन्यूटी बोल सकते हो। लिमिटेड कंटिन्यूटी आप लोग 11th 12th में पढ़े हो, था आपको चैप्टर। लिमिटेड कंटिन्यूटी के ऊपर अगेन 4 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप लोग लिमिटेड कंटिन्यूटी में पढ़े हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 या tan x अपॉन x या sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, ये रिजल्ट जो पढ़े हो ना, तो आपको यहाँ पे लिमिटेड कंटिन्यूटी में जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट में कौन कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन से होते हैं, 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय, ऐसे 7 फॉर्म है, 0 रेशो पावर 0, 1 रेशो पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये जो भी फॉर्म है, ये फॉर्म आपको पढ़ने शॉर्टकट के थ्रू में यल हॉस्पिटल रूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सीईटी जेडब्ल्यू के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे, लिमिटेड कंटिन्यूटी अगर कोई शॉर्टकट है तो यल हॉस्पिटल रूल था। और यल हॉस्पिटल कब यूज होता है, जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आते हैं। तो अगेन ये सेकंड टॉपिक जो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये अगेन आप लोग फर्स्ट सेम से ही यानी 11th 12th से ही पढ़ने वाले हो, इसमें भी डेरिवेटिव का यूज होगा। बट इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक है, लेबनीज रूल, टेलर्स एंड मैक्लूरियन सीरीज,
ये 4 मार्क के लिए टॉपिक रहेगा। ये अब आप लोग इसका बेसिक इससे पहले नहीं पढ़े, सबको डेरिवेटिव को पता है ना। अब लेबनिज रूल क्या होता है और उसके बाद टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है, ये पूरी तरह से आप लोग के लिए नया है। और ये टेलर्स और लेबनिज को पढ़ने के लिए आपको PD1 और PD2 डिटेल में पता होना जरूरी है, तभी जाके आप लोग टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज और साथ में लेबनिज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप लोग के साथ ऐसा हुआ, आप लोग कभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हो ना? आपको ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, या रिसेंट में आप लोग इंटीग्रेशन से पहले डेरिवेटिव पढ़े हो? वैसा ही है, अगर फर्स्ट यूनिट यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है तो उससे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 और पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 पता होना जरूरी है, क्योंकि PD1 PD2 का यूज यहाँ पे लेबनिज रूल और टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज के लिए होता है। अब लेबनिज रूल होता क्या है यही पे समझ लेना बेसिक, यानी आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं मैं, ठीक है? डिटेल में तो आप लोग कल से सिलेबस ही स्टार्ट करने वाले। y = e⁻x अकेला फंक्शन था ना, अगर इसके इनटू में मैं sin x देता हूं, अब मुझे बताना कितने फंक्शन है? दो फंक्शन प्रेजेंट है और दोनों फंक्शन एक दूसरे के कैसे इनटू में है ना। जब आपके पास दो फंक्शन है और दो फंक्शन एक दूसरे के इनटू में प्रेजेंट है और उस समय अगर उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उस समय आप लोग क्या यूज करोगे? यानी दो फंक्शन इनटू में प्रेजेंट है और उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उस समय आपको क्या यूज करना है? लेबनिज रूल। और इसके लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव पता होना जरूरी है। इसके बाद लास्ट टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, यहाँ पे जो है 1 वेरिएबल के लिए टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज फॉर 1 वेरिएबल। अब इसका मीनिंग क्या होता है समझ लो, ये सभी को पता है। a+b² क्या होता है? a² + 2ab + b², ये एक्सपेंशन है ना। a+b² का एक्सपेंशन है a² + 2ab + आपने कभी फंक्शन का एक्सपेंशन किया है? जैसे मान लिया y = sin x है, इस sin x की एक्सपेंशन सीरीज होती है यहाँ पे आप, ठीक है? आपने आपके सामने अब ध्यान देना, ठीक है? बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं था आपका। y = sin x है, a+b² का तो फॉर्मूला पता है ना। बट अगर sin x, cos x, tan x, e⁻x * log x, ये फंक्शन का अगर एक्सपेंशन फाइंड करना है आपको तो एक्सपेंशन फाइंड करते हो आप लोग टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज के। टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज का काम क्या है? कोई भी फंक्शन LIAT, ये जो फंक्शन है आपके पास, L मींस लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, ये सभी फंक्शन का अगर आपको एक्सपेंशन फाइंड करना है तो एक्सपेंशन आप किसके थ्रू फाइंड कर सकते हो? टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज फॉर 1 वेरिएबल के लिए टॉपिक है आपका। 1 वेरिएबल के लिए टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज यहां पे पढ़ने वाले हो। ये जानबूझ के मैंने 1 वेरिएबल दिया क्योंकि आगे आप लोग 2 वेरिएबल के लिए पढ़ने वाले हो PD2 में। तो टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत तो समझा ना आपको। अगर कोई फंक्शन है उसका एक्सपेंशन फाइंड करना तो आप लोग टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज के थ्रू फाइंड करोगे। ये था आप लोग का 4+4+4+4 कितने मार्क्स? 60। इसके और में सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी चैप्टर से, A, B और C। यहां पे रहेगा आपका nth डेरिवेटिव, ये रहेगा 6 मार्क के लिए। लेबनिज रूल विथ टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, ये रहेगा आपका 6 मार्क के लिए। और लास्ट सी, एक तो आपका लेबनिज रूल का सेपरेट क्वेश्चन रह सकता है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का, तो यहां पे आप लोग बोल सकते हो इनडिटरमिनेट फॉर्म। चार मार्क दोनों एक दूसरे के और में। फर्स्ट यूनिट कौन सा आपका? सिलेबस प्रॉपर समझ लेना तो आपको पढ़ना भी पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्ट कौन कौन से टॉपिक पढ़ने सिलेबस में। फर्स्ट चैप्टर है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में टॉपिक कौन कौन से हैं? nth डेरिवेटिव, इंडिटरमिनेट फॉर्म, लेबनिज रूल, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज फॉर 1 वेरिएबल। वही सेम रिपीट हुए। यहाँ पे आपको nth डेरिवेटिव है जो 6 मार्क के लिए है, इसमें आपका क्वेश्चन लेंदी रहेगा, यानी दो फंक्शन इनटू में हो सकते हैं या जो फंक्शन है आपके पास फंक्शन थोड़ा हार्ड हो सकता है, इसलिए 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है। लेबनिज रूल विद टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, यहाँ पे लेबनिज रूल सेपरेट था, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज सेपरेट था, दोनों के कंबाइन क्वेश्चन भी है, लेबनिज और साथ में टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज। अगर दोनों कंबाइन आता तो उस समय क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क के।
और अगेन इनडिटरमिनेट पार्ट आपके लिए आएगा 4 मार्क। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आपके पास बोर्ड क्लियर? जो लोग ऑनलाइन प्रेजेंट है आप लोग रिप्लाई करना। बोर्ड क्लियर है ना? पीयूष, रोहन, ठीक है, रिप्लाई करते जाना आप लोग। इसका फोटो निकालना साइड वाले पोर्शन, और आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इधर का वो ठीक। सेकेंड यूनिट कौन सा? अब यहाँ पे और एक आपका कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम में आप लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे? तो आपको जिससे भी ज्यादा क्वेश्चंस अगर पॉसिबल है, जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 के आपको चारों के चारों क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 ही बिट आ रहे हैं, तो उस समय आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करोगे। यानी दोनों भी अगर सॉल्व कर दो, आपके पास टाइम है, ऐसा हुआ कि आप लोग एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ के गए और फर्स्ट चैप्टर के ऊपर 2 क्वेश्चंस है, आपने दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मिले 16 मार्क और सेकंड क्वेश्चन से मिले आपको 13 मार्क, तो एग्जाम में काउंट कौन सा होगा? तो जिसमें ज्यादा स्कोर है वही क्वेश्चन नंबर काउंट होगा। यानी आप लोग एग्जाम की यानी टाइम बचा तो और सिस्टम सॉल्व करते हो ना, तो जो क्वेश्चन में आपको ज्यादा स्कोर हुआ वही आपका क्वेश्चन काउंट किया जाएगा, दोनों क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे। दोनों के दोनों सॉल्व किए तो यहाँ से 16 और यहाँ से अगर 13 मिला तो जिसमें ज्यादा मार्क्स है वही आपका काउंट होगा। ये था फर्स्ट चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद सेकंड जो यूनिट है उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ही बिट है, यूलर्स थ्योरम। आठ मार्क। यूलर्स थ्योरम आप लोग के लिए पूरी तरह से नया है। अब यूलर्स थ्योरम किसके लिए अप्लाई होता है? आपका एप्लीकेशन समझना। यूलर्स थ्योरम कौन से फंक्शन के लिए अप्लाई होता है, हर एक चीज आपको कंसेप्ट के हिसाब से समझना है। ये ट्रायंगल है ए बी सी, साइन थीटा आप लोग रिप्लाई कर लो। ट्रायंगल दिया है मैंने, उसमें थीटा भी मेंशन किया है, नाम भी दिया है ट्रायंगल को एबीसी। मैंने पूछा है आपको साइन थीटा निकाला कि क्या होगा? AC अपॉन BC। ठीक है, आपका आंसर है AC अपॉन BC। ऑनलाइन में भी आप लोग रिप्लाई कर सकते हो। आप फॉर्म लेके आओ साथ में, जो ग्रुप पे अपने लिंक आई थी उसको ज्वाइन करना, पता चलेगा मुझे बोर्ड क्लियर है अपना है। ऑनलाइन में जो लोग प्रेजेंट है आप लोग रिप्लाई करते जाना बीच बीच में। साइन थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन BC, सही है क्या? AC अपॉन BC सही है क्या? गलत है। अब मुझे बताना ये साइन, आप लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कब आता है? एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट होते हैं। ये जो ट्रायंगल था इसमें 90 डिग्री है क्या? कहीं नहीं। तो साइन थीटा कॉस थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझा सभी को? क्योंकि साइन थीटा के फॉर्मूले में ही आपने रिप्लाई किया था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बोल ही नहीं सकते ना, 90 डिग्री के अपोजिट में आपको हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब एग्जिस्ट होता है? जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो। सिमिलरली यहाँ पे जो आप लोग यूलर्स थ्योरम पढ़ने वाले हो, अगर आपके पास फंक्शन होमोजीनियस है यानी x रेशो पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर y रेशो पावर 4, अब ये फंक्शन क्या है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे बोलोगे? x का पावर कितना है? डिग्री सेम है, सही है। ईच एंड एवरी टर्म में अगर डिग्री सेम है तो उसे होमोजीनियस फंक्शन बोलते हो। x का पावर 4 है, x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, दोनों को कंबाइन करते हो तो डिग्री कितनी है? यहाँ पे y की भी डिग्री कितनी है? अगर सभी टर्म में डिग्री सेम है तो उसे आप लोग बोलोगे होमोजीनियस इक्वेशन। और आपका यूलर्स थ्योरम कौन से इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है? होमोजीनियस फंक्शन या होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो यूलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन समझा ना, जहां पे होमोजीनियस इक्वेशन रहेगा उससे रिलेटेड कुछ पूछा आपको, शो दैट या फाइंड, तो उस समय आप लोग यूलर्स थ्योरम के बारे में सोचो। यूलर्स थ्योरम 1 और यूलर्स थ्योरम सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो डिफरेंट थ्योरम है, उसे डिटेल में पढ़ने वाले। बट यूलर्स थ्योरम आपका अप्लाई किसके लिए होता है? होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। चेन रूल, चेन रूल को ही आप लोग बोल सकते हो टोटल डिफरेंशिएशन।
ये टॉपिक रहेगा 8 मार्क के लिए। चेन रूल अदरवाइज टोटल डिफरेंशिएशन। अब ये चेन रूल और टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका यूज आपको हर सेम में M2 में भी है, M3 में भी है और M4 में भी है। और फिलहाल M1 में 2 चैप्टर में चेन रूल आने वाला है सॉल्व करने के लिए। सपोज मैंने मान लिया R इक्वल्स टू f ऑफ x, y। नहीं समझेगा थोड़ा बहुत हिंट देता हूं कि होता क्या जब R किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x और y। या फंक्शन लिखने से अच्छा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, x³ + 3xy²। R जो है x और y के ऊपर डिपेंडेंट है ना, x चेंज हुआ R चेंज होगा, y चेंज हुआ R चेंज होगा। R किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x और y के ऊपर। और मैंने लिखा x इक्वल्स टू sin थीटा, y इक्वल्स टू cos थीटा। अब रिलेशन समझना, R किसके ऊपर डिपेंडेंट था, x और y के ऊपर। x और y किसके ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा के ऊपर है ना। sin थीटा cos थीटा किस कौन है, थीटा है ना। रिलेशन देख रहे हो, R आपका डिपेंडेंट था x y के ऊपर, x और y ये दोनों कंबाइन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा। अगर आपके पास ऐसे 3 रिलेशन आते हैं तो उस समय आप लोग क्या यूज कर सकते हो, जैसे यूलर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी, होमोजेनियस इक्वेशन होना चाहिए, वैसे चेन रूल के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो आपके पास कितने रिलेशन होने चाहिए, 3 रिलेशन। ये फर्स्ट R किसके ऊपर डिपेंडेंट था, x y दोनों कंबाइन किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, थीटा। तो तब जाके आप लोग क्या यूज कर सकते हो, चेन रूल। उसे आप लोग बोलते हो टोटल डिफरेंशिएशन। आवाज ब्रेक हो रही है, अब ज्वाइन नहीं हुए, एक मिनट मैं चेक करता हूं, इसलिए यहां से ज्वाइन कर रहा था ना। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हुआ, आप में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से कोई भी सिंगल पर्सन ज्वाइन करना, मुझे बस चेक करना है कि आवाज क्लियर है क्या। ज्वाइन कर ज्वाइन बोर्ड क्लियर है, थोड़ा अब चेक कर रहा हूं मैं, बोर्ड क्लियर है, साथ में आप लोग को आवाज भी आ रही है। टोटल डिफरेंशिएशन इसी के और में, ये कौन सा यूनिट चल रहा है आपका, पार्शियल डिफरेंशिएशन 1। इसके और में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2, क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी। यहाँ पे रहेगा हीट एंड ट्रायल मेथड। और सेकंड रहेगा, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा टॉपिक है, यूलर्स थ्योरम और चेन रूल। इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक यहाँ पे रिवाइज कर सकेगा। तो मैं बोल देता हूँ कि यूलर्स हो सकता है, अदरवाइज चेन रूल। हीट एंड ट्रायल मेथड 8 मार्क के लिए रहेगा, साथ में यूलर्स और चेन रूल आपका 8 मार्क के लिए रहेगा। अब यूलर्स और चेन रूल के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता चला है ना। आपके लिए अननोन कौन है, हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इससे पहले आप लोग हीट एंड ट्रायल मेथड ये रूल का यूज कर चुके हो। जैसे मान लेते हैं x + y = 11 है, इसे सॉल्व नहीं करना है, साथ में और एक इक्वेशन है साइमल्टेनियस, x - y = सपोज मान लेते हैं 6। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना। तो आप इसका आंसर सही या गलत कैसे चेक करते हो, सपोज पॉसिबिलिटी चेक कर देते हैं। x के जगह पे मैं अगर 6 पुट कर लेता हूं और y की जगह पे 5 पुट करता हूं तो 11 आ सकता है। यानी आपको आंसर आपने सॉल्व नहीं किया, खुद से सोचा है। यानी आप लोग वैल्यू पुट करो और आंसर चेक करो कि x के जगह पे 6 पुट करूंगा और y के जगह पे 5 पुट करूंगा तो 11 आंसर आ रहा है। अदरवाइज 10 + 1 9 + 2। यानी आप लोग खुद के गिवन क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके पॉसिबिलिटी चेक करते हो कि ये हो सकता है, उसे बोलते हो आप लोग पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। उसी का नाम क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड आप लोग यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए पढ़ने वाले हो। ये था आपका सेकेंड यूनिट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो PD1 में कौन कौन से टॉपिक है, यूलर्स थ्योरम, चेन रूल। चेन रूल का दूसरा नाम क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन, अदरवाइज हीट एंड ट्रायल मेथड या चेन या यूलर्स थ्योरम। यहाँ पे आपको कौन से 2 टॉपिक पढ़ना कंपलसरी है, यूलर्स थ्योरम और चेन रूल। अगर ये कंप्लीट कर दो यूलर्स थ्योरम और चेन रूल तो आपका सेकंड यूनिट का क्वेश्चन नंबर 3 और साथ में क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। और में भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो यहाँ पे 16 और 16 दोनों में से जो आपको टॉपिक इजी लगेगा वो कर सकते हो।
फिलहाल अपना टॉपिक स्टार्ट रहेगा यूलर्स थ्योरम, यानी अपन सिलेबस स्टार्ट करेंगे PD1 PD2 उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कॉलेज में आपका भले ही nth डेरिवेटिव लेबनिज रूल चल रहा होगा, चलने देना, क्योंकि उसकी सीक्वेंस नहीं है। आपको प्रॉपर सिलेबस समझना है तो सेकंड थर्ड और उसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस अच्छे से ना डिटेल में आपको समझ में आने वाला है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से अब स्टार्ट PD1 होगा, उसमें भी फर्स्ट टॉपिक यूलर्स थ्योरम और उससे रिलेटेड जो बेसिक है वो बेसिक अपना नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। फिलहाल सेकंड यूनिट था आपका PD1, उसके बाद थर्ड यूनिट कौन सा है? PD2 ज्वाइन करो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में दो बिट रहने वाले, जैकोबियन विथ प्रॉपर्टी, 8 मार्क के लिए। अभी मैंने आपको बोला था ना, चेन रूल से रिलेटेड टॉपिक आगे पढ़ने वाले हो आप लोग। ये जो जैकोबियन है ये आपका चेन रूल का ही सब पार्ट है। चेन रूल में क्या होता है, 3 रिलेशन थे, यहाँ पे आपको 2 रिलेशन मिलेंगे, बट 2 रिलेशन आपको जैकोबियन यानी डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करना है, उसे बोलते हो जैकोबियन, और उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो जैकोबियन विद प्रॉपर्टी, तो वो क्वेश्चन रहेगा आपका 8 मार्क के लिए, और साथ में आएगा मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा अगेन कितने मार्क के लिए रहेगा? आप लोग 11th 12th में मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हो, वो वाला मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, बस नाम से मैं मैक्सिमम मिनिमा। 11th 12th में आपने सिंगल वेरिएबल के लिए मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा था, r² - st या r² - st ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लेस इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम मिनिमा कंडीशंस है। यहाँ पे जो आप लोग मैक्सिमम और मिनिमा पढ़ने वाले हो 3 वेरिएबल के लिए और खास करके फंक्शन के लिए, तो ये पूरी तरह से नया रहने वाला है मैक्सिमम मिनिमा आपके लिए। इसी के और में क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, यहाँ पे अगेन 2 बिट है, जैकोबियन विथ फंक्शनली रिलेटेड। जैकोबियन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे जो जैकोबियन पढ़ने वाले हो आप लोग, जैकोबियन कौन सा है? फंक्शनली रिलेटेड। ये जो जैकोबियन है इसी का ये सब पार्ट है, जिसमें आपको रिलेशन फाइंड करना है। फंक्शनली रिलेटेड मींस रिलेशनशिप फाइंड करना है फंक्शंस के बीच में। ये टॉपिक आप लोग अगेन 8 मार्क के लिए पढ़ने वाले हो, और साथ में टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज। इससे पहले नाम पढ़े हो? अभी हुआ था फर्स्ट यूनिट में ना, टेलर एंड मैक्लूरिन सीरीज फॉर 2 वेरिएबल। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन बनता था y = sin x। इसका अगर एक्सपेंशन फाइंड करना है आपको, तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर यानी टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज के थ्रू फाइंड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है ना। अगर इसमें हल्का चेंज कर लेता हूं, सपोज मान लेता हूं z = sin x + y। कितने वेरिएबल? साइन के एंगल में 2 वेरिएबल देख रहे हो ना आप लोग, x और y। उसे अगर एक्सपांड करना है तो फिर आप लोग टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज फॉर 2 वेरिएबल यूज करो। जो फर्स्ट यूनिट में टॉपिक पढ़ने वाले हो उसी से रिलेटेड है सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट में आपके। जब अगर थर्ड यूनिट में आप लोग 2 वेरिएबल का पढ़ोगे ना, उससे 1 वेरिएबल पढ़ना इजी हो जाएगा। 2 वेरिएबल का जो भी फॉर्मूला है उसमें से 1 वेरिएबल कैंसिल करते हुए जाना, तो बचेगा क्या? 1 वेरिएबल। बट 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल पढ़ना आपके लिए हार्ड रहेगा। फॉर्मूला आपने अगर याद किया 2 वेरिएबल का, और वहां से मैंने बता दिया 1 वेरिएबल के आपको क्या क्या डिलीट करना है, तो इजीली याद हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैंने आपको पहले पढ़े होते और बाद में डेरिवेटिव बताया होता, कंफ्यूज होते थे ना। डेरिवेटिव पहले पढ़ना जरूरी है, उसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन सीख सकते हो। वैसा ही है, 2 वेरिएबल अगर पहले पढ़ोगे तो फिर आपको 1 वेरिएबल समझ में आ जाएगा। तो इसलिए PD2 का जो सिलेबस है वो आपका PD1 से रिलेटेड है। जब PD2 अच्छे से हो जाएगा तब जाके आप लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में टेलर्स एंड मैक्लूरिन सीरीज फॉर 1 वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आना क्वेश्चन नंबर 7 पे ज्वाइन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 कौन से चैप्टर के ऊपर रहने वाला है? तो फोटो ग्रुप पे भेज देने वाला, आप लोग आराम से लिख लेना, ठीक है? फोटो ग्रुप पे भेजने वाला 7 जो क्वेश्चन रहेगा 4th यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस और 5th कौन सा है? स्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे 3 बिट रहेंगे और ये आपके लिए पूरी तरह से नया है। गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन
अभी तक आप लोग गैमा वेरिएबल बीटा वेरिएबल पढ़े हो, गैमा का नोटेशन बीटा का नोटेशन। गैमा और बीटा आपके ऑपरेटर है, जैसे एडिशन ऑपरेटर था ना 2 नंबर के बीच में, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। 11th 12th में आप लोग डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये 2 नए ऑपरेटर पढ़े थे। वैसे ही इंजीनियरिंग में आप लोग 6 या 7 नए ऑपरेटर पढ़ने वाले हो। गैमा फंक्शन हो गया, बीटा फंक्शन हुआ, फोरियर इंटीग्रल, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये सभी आप लोग ऑपरेटर नए पढ़ने वाले हो। तो उसमें से गैमा फंक्शन और बीटा फंक्शन ये 2 फंक्शन है, 2 ऑपरेटर है अपने आप में, इनके फॉर्मूले रहेंगे जो पूरी तरह से आपके लिए नए हैं। बट इनका यूज क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर कहीं पे भी इंटीग्रेशन है आपके सिलेबस के हिसाब से। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, तीनों यूनिट में कहीं पे भी आपको इंटीग्रेशन नहीं दिखेगा। पूरा का पूरा पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंडेंट है, डेरिवेटिव के ऊपर नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव बोलो, पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंडेंट है। बट ये जो आपका सिलेबस के हिसाब से 4th यूनिट है इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें कहीं पे भी आपको डेरिवेटिव नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंटीग्रेशन भी हायर लेवल का। फॉर एग्जांपल e raised to power ax upon x into sin x dx सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन नहीं होगा सॉल्व। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप लोग जो 11th 12th में पढ़े उस मेथड से इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। 2 फंक्शन इनटू में होते हैं तो इंटीग्रेशन का पार्ट जनरल मेथड यूज कर सकते थे। यहाँ पे 3 डिफरेंट फंक्शन, ये चीज आप लोग 11th 12th में नहीं पढ़े हो। ऐसे इंटीग्रेशन जो 11th 12th वाले मेथड से सॉल्व नहीं होता। अब 11th 12th सभी पढ़ के ही फर्स्ट ईयर में आया, इसमें तो डाउट नहीं। तो जो 11th 12th में आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ो, वो इंटीग्रेशन जहां पे अप्लाई होना बंद हो जाएगा, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये वाला इंटीग्रेशन, तो ऐसे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए गामा और बीटा फंक्शन का यूज होता है। गामा और बीटा फंक्शन जनरली क्या होते हैं? डेफिनाइट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ शॉर्टकट रहेंगे, और शॉर्टकट ये कौन से? गामा और बीटा। लिमिटेड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग यल हॉस्पिटल रूल शॉर्टकट पढ़े थे ना, वैसे इंटीग्रेशन का शॉर्टकट आप लोग बोल सकते हो गामा और बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का काम क्या है? तो जो इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे 11th 12th के बेसिस पे, वैसे इंटीग्रेशन आप इसके थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब एक एग्जांपल डिस्कस ही कर लेता हूं। सपोज मान लिया इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बोला था मैंने, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin raised to power 3x है into cos raised to power 7x है dx है। आप लोग सोचना है इंटीग्रेशन सिंपल क्वेश्चन दिया है, ये बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन दिया है, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे? 12th बेसिस के हिसाब से नहीं होगा ना। बट अगर बीटा फंक्शन के थ्रू अगर सोचते हो, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन के हिसाब से सोचते हो, तो 2 लाइन में इसका आंसर आता है। यानी गामा और बीटा का काम क्या है? तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इजीली आपका सॉल्व करता है। तो इंटीग्रेशन का ये शॉर्टकट बोल सकते हो गामा और बीटा फंक्शन। ये आता है 4 मार्क के, और ये आता है 4 मार्क, और इसके साथ में एक टॉपिक आता है डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन 8 मार्क के। जैसे गामा बीटा फंक्शन का एप्लीकेशन, गामा बीटा फंक्शन का एप्लीकेशन क्या है? डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? एरिया फाइंड करना, स्लोप फाइंड करना, वॉल्यूम फाइंड करना, यही है ना एप्लीकेशन। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? जो चीज मैंने डिस्कस की, एरिया, वॉल्यूम और साथ में स्लोप। एप्लीकेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का नहीं पता, बता देता हूं 2 मिनट में। ये क्या है? इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, शॉर्ट में बताता हूं, ज्यादा नहीं सोचना। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला पता है ना? देखिए बराबर आप इसलिए आपने इसको रिप्लाई क्या किया? क्या है दिखने में? ट्रायंगल। ये क्या है? सर्कल। ये सर्कल जैसे दिख रहा है, सर्कल ये, ठीक है। तो सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका अगर सर्कमफरेंस फाइंड करना है तो 2 पाई। ये आपको पहले से ही पता है। ये अमीमा मत बोलो, इरेगुलर शेप है ना, ये शेप देख के आप लोग बोल सकते हो कि कौन सा शेप है। परफेक्ट नाम नहीं है ना, यानी परफेक्ट अगर आपके पास ज्योमेट्री नहीं है और उसका अगर एरिया निकालना है तो आप इसमें से छोटा पार्ट ले लेते थे, और इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव के थ्रू उसका क्या फाइंड करते थे? एरिया। यानी जो रेगुलर शेप है उसका एरिया, वॉल्यूम आप लोग फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करते हो, क्योंकि उसके डायमेंशंस पता होते हैं। बट अगर इरेगुलर शेप है तो उसके डायमेंशन परफेक्ट आपके पास नहीं होते। ऐसे इरेगुलर शेप का एरिया, वॉल्यूम फाइंड करना, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो? डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके 3rd यूनिट के ऊपर, सॉरी 4th यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट था। 4th यूनिट आपका पूरी तरह से इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, गामा बीटा फंक्शन और साथ में डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन क्या है? तो गामा बीटा का एप्लीकेशन। क्लियर है?
इसके और में आता है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व। और डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन। ये ट्रेसिंग ऑफ द कर्व और डेरिवेटिव अंडर इंटीग्रल साइन, ये दोनों एप्लीकेशन है गामा और बीटा फंक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन है तो उसको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। और आपके सिलेबस में पासिंग के लिए चैप्टर है लास्ट। कितने क्वेश्चंस हुए? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉरी 7 और 8 यानी 4th यूनिट डिस्कस हुए ना। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यानी अप टू 3rd यूनिट तक डेरिवेटिव का यूज हो रहा था, पार्शियल डेरिवेटिव का। चैप्टर 4th में इंटीग्रेशन का यूज हो रहा था। अब अगर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से बचना है यानी 16 मार्क के लिए पासिंग वाला चैप्टर है आपका लास्ट, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दो बिट रहेंगे ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10 ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 यानी स्टैटिक्स चैप्टर जो था, स्टैटिक्स में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी जो फर्स्ट ए बिट आने वाला है, फिटिंग ऑफ द कर्व। आठ मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ रैंक कोरिलेशन, अदरवाइज कंफर्म नहीं, रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आठ मार्क। ये स्टैटिक्स से रिलेटेड है। स्टैटिक्स से रिलेटेड मींस आपको यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना है, कैलसी। कैलसी के थ्रू आप ये लास्ट चैप्टर सॉल्व करने वाले हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही काम यहाँ पे करना है फॉर्मूले याद करके। उसमें बस डाटा पुट करना है। तो फर्स्ट रहेगा फिटिंग ऑफ द कर्व और सेकंड रैंक कोरिलेशन, अदरवाइज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब रैंक कोरिलेशन के बारे में आपको ओरली थोड़ा समझ में आ जाएगा। रैंक कोरिलेशन ये टॉपिक क्या है? जैसे अभी क्लास में आप लोग 25 जितने भी प्रेजेंट हो, अगर मैं सपोज मान लेता हूं आप लोग की एक सरप्राइज टेस्ट ले लेता हूं, आउट ऑफ 20 जिसको 20 आउट ऑफ 20 मिला ऐसा सिंगल पर्सन है तो उसकी रैंक क्या हुई? जिसको 19 मिले उसकी रैंक क्या हुई? सेकंड ना। और 6 2 या 3 लोग हैं जिनका 18 स्कोर है तो उनकी रैंक क्या हुई? 20 आउट ऑफ 20 वाला सिंगल पर्सन था तो उसको आपने कौन सी रैंक असाइन की? फर्स्ट। 19 स्कोर वाला अकेला बंदा था उसको आपने कौन सी रैंक असाइन की? सेकंड। बट 80 स्कोर वाले 3 या 4 स्टूडेंट है उसको कौन सी रैंक असाइन करो? नहीं बोल सकते। सबको थर्ड देंगे तो फिर लास्ट जिसको 17 मिले उनसे कम, वो तो 10वें नंबर पे जाएगा, 4th नंबर पे जाएगा ना। और अपनी काउंटिंग की तो 8 लोग खत्म हो रहे हैं, थोड़ा डिफरेंस आता है। यानी शॉर्ट में रैंक क्या होता है तो उस हिसाब से आपको रैंक असाइन करना है। डाटा जो रहेगा फर्स्ट कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है, थर्ड कौन सा लेना है। जैसे मान लेता हूं अब इसका यूज आप लोगों की इंजीनियरिंग में क्या होता है, रैंक कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आप लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक प्लांट आपको खड़ा करना है, तो प्लांट खड़े करते समय एक साथ पहला काम कौन सा करना है आपको नहीं पता चलता ना। फर्स्ट काम कौन सा होना चाहिए, सेकंड काम कौन सा होना चाहिए, थर्ड काम कौन सा होना चाहिए, यानी प्रायोरिटी क्या सिलेक्ट करोगे ये आपके रैंक कोरिलेशन से पता चलता है। रैंक कोरिलेशन का मेन यूज वही पे। अगर आप लोग कोई प्लांट के बारे में सोच रहे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में कौन सा काम कितने दिन होना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी पहले होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग पहले बेस के बाद ही आप लोग स्लैब डालते हो ना, या पहले स्लैब के बारे में सोचोगे फिर बेस के बारे में सोचोगे। एक्टिविटी का शेड्यूल और साथ में कितने टाइम ड्यूरेशन में करना है और रैंक कोरिलेशन या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका डिसाइड करता है। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन। इसके बाद यही सेम टॉपिक यहाँ पे रिवाइज होने वाला है, फिटिंग ऑफ द कर्व और रैंक कोरिलेशन है तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये था आपका सिलेबस और साथ में एग्जाम पैटर्न। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में किसी को कहीं पे डाउट है क्या? सेम ही है ना, सेम ही है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है फिटिंग ऑफ द कर्व का, इसमें कैसे डिटेल में जाने के बाद टाइम बहुत लगेगा। मेन टॉपिक का नाम बता दिया हमने, फिटिंग ऑफ द कर्व फॉर लीनियर फंक्शन, फॉर पैराबोला, फॉर हाइपरबोला, फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे हो सकता है लाइन और पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे रैंक कोरिलेशन फॉर रिपीटेड, फॉर नॉन रिपीटेड है, हो सकता है यहाँ पे रिपीटेड वाला रहेगा, यहाँ पे नॉन रिपीटेड वाला रहेगा। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, डिटेल में जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। और यू सिलेबस के बारे में पता चला है और साथ में आप लोग को सिलेबस भी पता चला, पेपर पैटर्न भी पता चला। यही सेम पेपर पैटर्न सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो। आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बाकी जो भी सब्जेक्ट है,
सभी सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है एज इट इज सेम है। तो फिलहाल जो कल का क्लास होने वाला आपका, क्लासेस के बारे में तो आपको टाइमिंग पता चला ना, मॉर्निंग में 8 से 9 मैथ्स का जो क्लास होता है वही सेम क्लास इवनिंग में 4 से 5 होता है, सेम क्लास। और क्लास जो है आपका ऐप पे भी हो रहा है, तो इनकेस अगर आप लोग एब्सेंट रहते हो तो रिवाइज भी उसके थ्रू कर सकते हो, बट उसके लिए मुझे बैच में ऐड करना पड़ेगा। 3-4 दिन बाद मैं आपको बैच में ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जो मॉर्निंग में 8 से 9 हुआ वही सेम पोर्शन इवनिंग में 4 से 5 होगा। और कल से मैं आपका सिलेबस ही स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर कौन सा रहेगा आपका? PD1 पार्शियल डिफरेंशिएशन 1। सीक्वेंस के हिसाब से मत जाना आप लोग को, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। पहले PD1 देन PD2 और उसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो PD1 में फर्स्ट टॉपिक रहेगा यूलर्स थ्योरम। और कल के क्लास में यूलर्स थ्योरम का पहले अपना बेसिक स्टार्ट होगा कि ऑर्डर क्या होती है पार्शियल डेरिवेटिव की, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। जो 11th-12th में डेरिवेटिव पढ़े हो, वो डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। डेरिवेटिव पढ़े हो ना आप लोग 11th-12th में, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं पढ़े हो, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा पार्शियल डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव के बीच में डिफरेंस क्या है ये कल के क्लास में डिस्कस होगा। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, d2y/dx2 d3y/dx3। बट पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है। पार्शियल डेरिवेटिव में दो वेरिएबल आते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y या विद रिस्पेक्ट टू z। तो पार्शियल डेरिवेटिव के ऑर्डर और डेरिवेटिव के ऑर्डर डिफरेंस है। तो कल का क्लास अपना डिटेल में रहेगा डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव दोनों का डिफरेंस और दोनों की ऑर्डर, ठीक है। और साथ में अपने यूलर्स थ्योरम का बेसिक स्टार्ट होगा, डिग्री फाइंड करना। उसके बाद अपना यूलर्स थ्योरम टॉपिक ही स्टार्ट होगा जो कि 8 मार्क के लिए। अब आपका लक अच्छा है कि आप फर्स्ट क्लास से प्रेजेंट हो, तो हर एक टॉपिक का आपका बेसिक क्लियर होते हुए जाएगा। अगर यहाँ पे बेसिक क्लियर हुआ तो आपको M2, M3, M4 में आगे दिक्कत नहीं होने वाली। M1 ही आपका बेसिक है, रिमेनिंग यानी M2, M3, M4 के लिए, और खास करके ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो कल का जो क्लास रहेगा पार्शियल के ऊपर रहेगा, डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक।